वेलकम टू केम फार्मा सिंप्लीफाइड। हर साल न जाने कितने हजारों प्रोफेशनल्स अपनी केमिकल इंजीनियरिंग या साइंस की डिग्री लेकर किसी प्लांट में अपना पहला कदम रखते हैं। बिल्कुल। और उनके मन में ये पक्का विश्वास होता है कि बस अब उनकी जो कड़ी मेहनत है और जो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो उनके करियर को एक लंबी उड़ान देगा। हाँ, और शुरुआत में ऐसा होता भी है, मतलब कुछ समय तक तो सब ठीक लगता है। राइट। लेकिन इंडस्ट्री में कुछ ही साल बिताने के बाद अचानक उनकी ग्रोथ एक अदृश्य दीवार से टकरा जाती है। मेहनत वही रहती है, काम के घंटे भी उतने ही होते हैं, लेकिन जो डेजिग्नेशन है और जो सैलरी है ना वो एक ही जगह पर स्टैग्नेंट हो जाती है। एकदम सही बात है। तो आज के इस डीप ड्राइव में हमारा मेन मिशन यही है कि हम इसी कड़वी सच्चाई का विश्लेषण करें। हम ये समझेंगे कि क्यों वो स्किल्स जिन पर दशकों से भरोसा किया जा रहा था वो अब तेजी से आउटडेटेड हो रही हैं, और कैसे इस बदलते माहौल में कोई अपनी सैलरी को स्टैग्नेंट होने से बचा सकता है और हाई इनकम ब्रैकेट में एंट्री ले सकता है। देखो, ये एक ऐसा विषय है जिस पर लैब्स और क्लासरूम्स में बहुत ही कम बात होती है। सच बताऊं तो जो बेसिक स्किल्स या किताबी ज्ञान आज मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सीख रहे हैं वो आने वाले समय में एक प्लांट के अंदर सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होंगे। मैं समझ रही हूँ। आज इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और सस्टेनेबिलिटी का जो शिफ्ट आ रहा है ना, वो सिर्फ कोई नया मैनेजमेंट ट्रेंड नहीं है। मतलब ये काम करने के तरीके में, यानी कोर मैन्युफैक्चरिंग की डीएनए में ही एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव है। बहुत बड़े मिथक पर प्रहार करना चाहूंगी जो अक्सर लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। बहुत से कैंडिडेट्स ये मान लेते हैं कि उनके पास जो बीएससी, एमएससी या केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है वो उनकी सफलता की पक्की गारंटी है। हाँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसे ना एक एनालॉजी से समझते हैं। मतलब मेरी नजर में डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट की तरह है। जैसे सिनेमा हॉल का टिकट आपको थिएटर के अंदर तो ले जाता है, लेकिन अगर आप गलत सीट पर बैठ गए या फिर अंदर जाकर पता चले कि स्क्रीन पर फिल्म ही बदल चुकी है तो वो टिकट किसी काम का नहीं रहता। एग्जैक्टली टिकट किसी काम का नहीं। व्यक्ति सिस्टम के अंदर तो आ गया, लेकिन अगर उसे नई फिल्म की कहानी ही नहीं पता तो आगे वो क्या करेगा। ये जो आपने कहा ना, फिल्म ही बदल चुकी है, ये बात आज के केमिकल और फार्मा प्लांट्स पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। पहले के समय में सिर्फ थ्योरी रटकर या बेसिक लैब वर्क के दम पर एक पूरा करियर बड़ी शांति से निकाला जा सकता था। सही बात है। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि एम्प्लॉयर्स सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं मांग रहे हैं। वो बहुत ही क्लियर हैं कि उन्हें प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट चाहिए। तो अगर हम डिग्री की उन सेफ बाउंड्रीज से निकलकर इस ग्राउंड रियलिटी की ओर देखें तो एक प्लांट के अंदर असल में बदल क्या रहा है। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग का असल मतलब होता क्या है, क्योंकि ये शब्द सुनने में तो काफी भारी भरकम लगता है। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी स्पेशलिटी केमिकल प्लांट में एक बहुत ही क्रिटिकल बैच चल रहा है। ओके। अब अचानक उस बैच की यील्ड, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आना चाहिए, वो 5% कम हो जाती है। या फिर किसी पॉलीमर के एक खास ग्रेड में रिजेक्शन रेट अचानक बढ़ जाता है और प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल होने लगता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। और ऐसे में ना कोई भी प्लांट मैनेजर या एम्प्लॉयर ये नहीं देखता कि उस शिफ्ट में खड़े इंजीनियर की डिग्री कितनी बड़ी है या उसने किस टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। हाँ, उस वक्त तो सबका फोकस सिर्फ इसी बात पर होता होगा कि नुकसान को कैसे रोका जाए। सटीक कहा आपने। उस वक्त एम्प्लॉयर बस ये देखता है कि क्या वो इंजीनियर उस समस्या का रूट कॉज या मूल कारण पकड़ सकता है। क्या वो ये एनालाइज कर सकता है कि शायद रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर कुछ समय के लिए 2 डिग्री ऊपर चला गया था, या फिर जो रॉ मटेरियल पीछे से आया उसकी प्योरिटी में कोई मामूली सा बदलाव था। जो इंसान इन बारीक प्रोसेस पैरामीटर्स में वो सटीक बदलाव कर सकता है जिससे यील्ड वापस नॉर्मल हो जाए, वही कंपनी के लिए करोड़ों रुपए बचाता है। लेकिन यहाँ मैं इस बात पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। ये उम्मीद करना बहुत आसान लगता है कि कोई रूट कॉज पकड़ ले, लेकिन जरा एक फ्रेशर की स्थिति सोचिए। बताइए। मतलब जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कॉलेज की एक छोटी सी लैब देखी है। हाँ। जिसने 500 ml के बीकर्स और टेस्ट ट्यूब्स के अलावा कुछ नहीं संभाला। हाँ, वो कैसे करेगा? राइट। उससे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो 10,000 लीटर के रिएक्टर वाले एक इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स केमिकल प्लांट के प्रोसेस पैरामीटर्स को समझकर रातों रात ऑप्टिमाइज कर देगा? ये सवाल बहुत ही वाजिब है, और सच कहूं तो अक्सर नए प्रोफेशनल्स इसी बात से डर जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे दूर करना जरूरी है। कोई भी कंपनी ना किसी फ्रेशर से ये उम्मीद नहीं करती कि वो पहले दिन जाकर पूरे प्लांट को ऑप्टिमाइज कर देगा। अच्छा, तो फिर वो क्या उम्मीद करते हैं? वो उम्मीद करते हैं एक सही अप्रोच की। बात रातों रात एक्सपर्ट बनने की है ही नहीं, बात उस माइंडसेट की है जिससे समस्याओं को देखा जाता है। ये थ्योरी को आंख बंद करके मान लेने के बजाय लगातार क्यों पूछने की आदत डालने के बारे में है। यानी आप कह रहे हैं कि ये सारा खेल टेक्निकल ज्ञान से ज्यादा सोचने के तरीके का है। एग्जैक्टली। जब एक फ्रेशर प्लांट में जाता है और देखता है कि किसी रिएक्शन को पूरा होने में तय समय से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये कि वो सिर्फ उस रीडिंग को लॉग बुक में नोट करता है और अपनी शिफ्ट खत्म करके शांति से घर चला जाता है। दूसरा रास्ता यह है कि वो खुद से और अपने सीनियर से सवाल पूछता है कि ये समय ज्यादा क्यों लग रहा है। राइट। मतलब वो तय तक जाने की कोशिश करता है। हाँ, वो पूछता है कि क्या हीट एक्सचेंजर में कोई फाउलिंग हो गई है जिसकी वजह से कूलिंग सही से नहीं हो रही, या फिर एजिटेटर की आरपीएम में कोई गिरावट आई है। जो प्रोफेशनल्स इस दूसरे अप्रोच के साथ काम करते हैं वो 5 वाइज जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो तब तक सवाल पूछते हैं जब तक असली जड़ न मिल जाए। इस बात को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मशीन चलाने या केमिकल्स मिलाने के बारे में नहीं है। ये तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या एक जासूस की तरह सोचने का तरीका है।
जो हर एक छोटे सुराग के पीछे भागता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर किसी समस्या की तह तक जाना ही है तो आज के समय में इस इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी तो पूरी तरह बदल चुका है ना। पहले के दौर में लोग अपने सालों के अनुभव या अंदाजे से फैसले लेते थे कि मुझे लगता है प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, वो गट फीलिंग वाला दौर था। राइट, लेकिन आज फैसले अंदाजे से नहीं होते, हार्ड डेटा से होते हैं। ये इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा शिफ्ट है। हम केमिकल और फार्मा सेक्टर में ना एक बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति के बीच में खड़े हैं। आज के केमिकल प्लांट्स पूरी तरह से डेटा ड्रिवन हो चुके हैं। पहले जहां एक ऑपरेटर सिर्फ मैनुअली वाल्व खोलता या बंद करता था और डायल गेज देखकर डायरी में रीडिंग नोट करता था, आज वहां एडवांस स्काडा और डीसीएस सिस्टम्स लगे हैं। मतलब हर एक पैरामीटर डिजिटल हो चुका है। स्काडा का जिक्र तो अक्सर आता है, लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को थोड़ा गहराई में जाकर समझें तो ये सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन तो नहीं है जिस पर कुछ रंगीन ग्राफ्स दिख रहे हैं। ये तो एक तरह से पूरे प्लांट के नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है ना? ये नर्वस सिस्टम वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। स्काडा सिस्टम सिर्फ डेटा को डिस्प्ले नहीं करता, वो उसे एक्टिवली कंट्रोल भी करता है। ओके, कैसे? मान लीजिए प्लांट में एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है जहां अचानक बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने का रिस्क है। ओके। अब स्काडा सिस्टम हर 1 मिलीसेकंड का डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। अगर किसी रिएक्टर का प्रेशर या टेम्परेचर तय सीमा से 1% भी ऊपर जाता है तो वो तुरंत अलार्म बजा देगा? अलार्म तो बजाएगा ही, लेकिन किसी इंसान के वहां दौड़कर पहुंचने से पहले ही सिस्टम का लॉजिक खुद ही कूलिंग वाल्व खोल देता है। अब आप सोचिए, एक मॉडर्न प्लांट में हजारों सेंसर्स लगे हैं जो टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट का डेटा लगातार जनरेट कर रहे हैं। ये डेटा का एक समुंदर है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो इंसान इस विशाल डेटा स्ट्रीम को डिकोड कर सकता है, उसकी पावर और उसकी अहमियत एक आम ऑपरेटर से कहीं ज्यादा होगी। अरे बहुत ज्यादा। रिसर्च भी इसी और इशारा करती है कि एक्सेल में एडवांस्ड ऑटोमेशन, बेसिक डेटा एनालिसिस और यहाँ तक कि पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल अब सिर्फ आईटी सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, वो केमिकल प्लांट्स में भी आम होता जा रहा है। बिल्कुल। और ये पूरी डिजिटल लहर एक केमिस्ट या इंजीनियर को एक टेक डिटेक्टिव में बदल देती है। टेक डिटेक्टिव, ये टर्म आज की सच्चाई को बहुत ही शानदार तरीके से बयां करता है। अगर इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करें तो जैसे एक पुलिस डिटेक्टिव किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज खंगालता है, ठीक वैसे ही आज का ये टेक केमिस्ट यील्ड ड्रॉप का कारण ढूंढने के लिए स्काडा के डेटा लॉग्स खंगालता है। सही बात है। वो सिर्फ लैब में बैठकर केमिकल्स मिक्स नहीं कर रहा, वो डेटा की हजारों लाइंस को मिक्स करके परफेक्ट फॉर्मूला और प्रॉफिट निकाल रहा है। और सच बताऊं, उस टेक डिटेक्टिव का जो फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है ना, वो किसी भी कंपनी के लिए गेम चेंजर होता है। यहाँ पाइथन या एक्सेल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए नहीं सीखे जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल बहुत सीधा है। मतलब कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? हाँ, मान लीजिए आपके पास पिछले 6 महीने के 500 बैचेस का डेटा है। अब एक आम इंसान के लिए उस स्प्रेडशीट को देखकर कोई पैटर्न ढूंढना नामुमकिन है, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशनल जिसे बेसिक डेटा एनालिसिस आती है, वो पाइथन में एक छोटा सा कोड रन करके या एक्सेल में पिवट टेबल्स का इस्तेमाल करके तुरंत बता सकता है कि दिक्कत कहाँ आ रही है। एग्जैक्टली। वो बता सकता है कि जब भी रात की शिफ्ट में बाहर की ह्यूमिडिटी 60% से ऊपर जाती है तो हमारे प्रोडक्ट का रिजेक्शन रेट 2% बढ़ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। मतलब ये वो चीज है जो नंगी आंखों से तो कभी देखी ही नहीं जा सकती थी। बिल्कुल नहीं देखी जा सकती थी। जो इंसान डेटा देख के ये बता सके कि मशीन में खराबी आने से पहले ही प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की जरूरत है, या जो एनर्जी कॉस्ट को 5% भी कम कर दे, उसकी डिमांड तो आसमान छुएगी ही। हाँ, और उसे किसी आम मशीन ऑपरेटर की तरह रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। ये इंसान अब कंपनी के लिए एक्सपेंस नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा एसेट बन चुका है। तो ये तो बात हो गई डेटा और प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने की, लेकिन इस चर्चा में एक और पहलू है जो अक्सर इग्नोर हो जाता है। मान लीजिए कि एक टेक डिटेक्टिव ने प्रोसेस परफेक्ट कर लिया, 100% यील्ड निकाल ली, प्रोडक्ट एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट तब तक मार्केट में बिकने नहीं जा सकता जब तक वो कानूनी और रेगुलेटरी पैमानों पर पूरी तरह से खरा ना उतरे। यहीं पर कुछ बेहद अंडररेटेड रूल्स की अहमियत सामने आती है, जैसे कि कंप्लायंस, रेगुलेटरी अफेयर्स और टेक्निकल सेल्स। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट उठाया आपने, खासकर जब हम फार्मास्यूटिकल्स या फूड एडिटिव्स की बात करते हैं, तो वहां क्वालिटी से कोई भी समझौता करने का मतलब है सीधे लोगों की सेहत से खेलना। इसीलिए इन इंडस्ट्रीज में जीएमपी, सख्त डॉक्यूमेंटेशन, डेटा इंटेग्रिटी और ऑडिट्स का गहरा ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। पर यहाँ मेरी एक तीखी टिप्पणी है, और ये एक ऐसा नजरिया है जो मैंने बहुत से साइंटिस्ट को शेयर करते देखा है। बताइए, क्या कहते हैं वो? आमतौर पर प्योर साइंस बैकग्राउंड वाले लोग, जिन्होंने अपने कॉलेज के 4-5 साल सिर्फ लैब्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के साथ बिताए हैं, वो इस तरह के पेपर वर्क से बहुत दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो एक बोरिंग क्लर्क का काम है। हाँ, ये बहुत कॉमन सोच है। और अगर किसी साइंटिस्ट के सामने आप सेल्स का नाम ले लें, तब तो वो और भी घबरा जाता है। तो क्या हम ऐसे प्रोफेशनल से उनके बेसिक नेचर के बिल्कुल विपरीत काम करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं? अगर हम इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें ना, तो ये जरूर उनके नेचर के विपरीत लग सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे की साइंस और बिजनेस लॉजिक को समझें तो पूरी पिक्चर बदल जाती है। कंप्लायंस सिर्फ कुछ फॉर्म भरने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक साइंस है। ये पक्का करने की साइंस कि आपका प्रोडक्ट हर बार, हर बैच में, सालों साल बिल्कुल एक जैसा और सुरक्षित हो। उदाहरण के लिए, अगर एक भारतीय फार्मा कंपनी अमेरिका में अपनी लाइफ सेविंग दवाएं एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसे यूएस एफडीए के बेहद सख्त ऑडिट्स का सामना करना पड़ता है। और हमने अक्सर सुना है कि यूएस एफडीए के ऑडिट्स कितने डरावने हो सकते हैं। बिल्कुल, वहां एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन की गलती या अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल्स के उल्लंघन का एक छोटा सा इशू पूरे के पूरे प्लांट को रातों रात बंद करवा सकता है।
एक अधूरा साइन या गलत डेट एक मल्टी-मिलियन डॉलर के शिपमेंट को रोक सकती है। बाप रे। यानी जो इंसान उस डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रांग रखता है वो असल में कोई क्लर्क नहीं है, वो कंपनी की पूरी साख और उसका रेवेन्यू बचा रहा है। और बिजनेस का उसूल है, जहां इतना भारी ट्रस्ट जुड़ा होता है वहां सैलरी और करियर ग्रोथ अपने आप बहुत तेज हो जाती है। राइट, ये तो समझ आ गया। और वो जो दूसरा रोल था टेक्निकल सेल्स वाला, हाँ, टेक्निकल सेल्स भी एक ऐसा करियर है जिसे बहुत गलत समझा जाता है, जबकि सच ये है कि ये सबसे हाई इनकम रूल्स में से एक है। तो टेक्निकल सेल्स में ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो इसे एक नॉर्मल सेल्स जॉब से इतना अलग बनाता है? क्योंकि यहाँ बेचने का तरीका और कस्टमर दोनों पूरी तरह अलग होते हैं। जब कोई बड़ी केमिकल कंपनी एपीआई या स्पेशलिटी पॉलीमर्स बेचती है तो वो किसी आम इंसान को नहीं बेच रही होती। उनके कस्टमर्स दूसरी कंपनियों के सीनियर साइंटिस्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग हेड्स होते हैं। ये B2B सेल्स है। ओके। मान लीजिए एक कंपनी को हाई परफॉर्मेंस कार पेंट बनाने के लिए कोई नया एडिटिव चाहिए। अब एक नॉर्मल सेल्समैन उन्हें वो एडिटिव कभी नहीं बेच सकता। जाहिर है, क्योंकि उस नॉर्मल सेल्समैन को पता ही नहीं होगा कि वो केमिकल कस्टमर के रेजिन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, वहां एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो केमिस्ट्री को भी समझता हो और साथ ही कमर्शियल प्राइसिंग को भी। साइंस और बिजनेस का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मार्केट में बहुत दुर्लभ है। एक टेक्निकल सेल्स प्रोफेशनल सिर्फ प्रोडक्ट का डब्बा ले जाकर नहीं बेचता, वो कस्टमर के प्लांट में जाकर ट्रायल्स करवाता है, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर वो कस्टमर को ये समझा सके कि इस नए एडिटिव से उनका प्रोडक्शन टाइम 10% कम हो जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर सकता है। और इसमें जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो किसी साधारण प्लांट जॉब से कहीं ज्यादा होते हैं। ये नजरिया वाकई इस पूरी फील्ड को देखने का तरीका बदल देता है। कंप्लायंस कोई बोरिंग काम नहीं है और सेल्स सिर्फ टारगेट पूरा करना नहीं है। अब जब हमें ये समझ आ गया है कि आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि इंडस्ट्री कल कहाँ जा रही है। हाँ, फ्यूचर की तैयारी। जो लोग खुद को आने वाले 5 या 10 सालों के लिए फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हैं, उनके लिए अगला बड़ा शिफ्ट क्या होने वाला है? भविष्य की बात करें तो सबसे बड़ा शिफ्ट है सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन केमिस्ट्री। आज पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट को लेकर नियम बेहद सख्त हो रहे हैं। कंपनियों पर भारी दबाव है कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें। इसका मतलब है कि वेस्ट रिडक्शन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और रिसाइकलिंग अब सिर्फ बातें नहीं रही, ये बाकायदा नए ट्रेंडिंग रोल्स बन चुके हैं। बिल्कुल, और इसे सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एडवांटेज है। वो कैसे? देखिए, केमिकल प्रोसेसेस से निकलने वाले टॉक्सिक वेस्ट को ट्रीट करने में कंपनियों के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल अपनी नॉलेज से एक ऐसा ग्रीन प्रोसेस डिजाइन कर दे जिसमें हानिकारक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल ही ना हो या वेस्ट 20% कम जनरेट हो, तो वो सीधे तौर पर कंपनी का बहुत सारा पैसा बचा रहा है। एग्जैक्टली। जो एटम इकोनॉमी और लाइफ साइकिल असेसमेंट जैसे कंसेप्ट्स को समझ लेगा, उसकी वैल्यू भविष्य में सबसे ज्यादा होगी। तो अगर इन सारी बातों को जोड़कर एक प्रैक्टिकल रोड मैप तैयार किया जाए, सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो अभी पास आउट होने वाले हैं। उन्हें भीड़ से अलग होने के लिए क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए सीधा रोड मैप यही है कि सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना बंद करें। मार्क्स आपको सिर्फ इंटरव्यू तक ले जाएंगे। असली कॉन्फिडेंस प्लांट के एक्सपोजर से मिलेगा। इंटर्नशिप्स करें, और वो भी सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं। हाँ, वहां जाकर असल में चीजें देखें। किताबों में हीट एक्सचेंजर का डायग्राम पढ़ना एक बात है, लेकिन रियल लाइफ में उसे काम करते हुए देखना, उसके पाइप्स के वाइब्रेशन को महसूस करना, ये बिल्कुल अलग अनुभव है। इसी से वो थ्योरी और प्रैक्टिकल का गैप भरता है। और उन प्रोफेशनल्स के लिए क्या रोड मैप है जो पहले से इंडस्ट्री में है लेकिन जिनकी ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई है? उनके लिए जो मास्टर की है वो है क्रॉस फंक्शनल ग्रोथ। अपने डिपार्टमेंट के डब्बे से बाहर निकलिए। अगर कोई प्रोडक्शन में है तो उसे क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर समझने चाहिए, और अगर कोई क्वालिटी में है तो उसे प्रोडक्शन के चैलेंजेस पता होने चाहिए। जिस इंसान को पूरे सप्लाई चेन की जितनी गहरी समझ होगी, वो टॉप मैनेजमेंट के लिए उतना ही बेहतर कैंडिडेट बनेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा शिफ्ट जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि माइंडसेट को पूरी तरह बदलना होगा। इंडस्ट्री अब सिर्फ डिग्री के लिए पैसा नहीं देती, वो इस बात के लिए पैसा देती है कि आप क्या नई वैल्यू लेकर आ रहे हैं। यही आज के समय में सर्वाइवल का इकलौता नियम है, अडेप्टेबिलिटी। जो लोग इन प्रॉब्लम्स को एडवांस डेटा और सस्टेनेबिलिटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, भविष्य उन्हीं का है, वरना वो लोग नए ऑटोमेटेड सिस्टम्स द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। इस डीप डाइव को समेटते हुए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है जो सुनने वाले आज ही उठा सकते हैं। सिर्फ जनरल जॉब पोर्टल्स पर अपनी पुरानी सीवी अपलोड कर देना काफी नहीं है। फार्मर ट्यूटर्स जैसे स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करने चाहिए। बिल्कुल। और अपनी प्रोफाइल में सिर्फ केमिस्ट लिखने के बजाय स्काडा, पाइथन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन या ग्रीन केमिस्ट्री जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। और नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सिर्फ प्लीज हायर मी लिखने से कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ जुड़िए, उनके केस स्टडीज पढ़िए और सार्थक चर्चा कीजिए। बिल्कुल सही। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। आज हमने बात की कि कैसे डेटा का इस्तेमाल करके एक टेक डिटेक्टिव बना जा सकता है, लेकिन जरा सोचिए, एआई आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जब आने वाले समय में एआई खुद ही स्काडा के डेटा को पढ़कर मिली सेकेंड्स में प्रोसेस ऑप्टिमाइज करने लगेगा, तो 10 या 15 साल बाद एक इंसान की उस मॉडर्न प्लांट में क्या जगह रह जाएगी? अरे, ये तो वाकई एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और बेचैन करने वाला सवाल है। क्या भविष्य का वो साइंटिस्ट सिर्फ एक एआई सुपरवाइजर बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर प्रोफेशनल को आज ही गंभीरता से विचार करना चाहिए।
अगर इस चर्चा ने आपको भी एक रियलिटी चेक दिया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में फ्यूचर स्किल्स टाइप करना ना भूलें ताकि हम अगली चर्चा में एग्जैक्ट कोर्सेज पर बात कर सकें। एग्जैक्टली। और केमा फॉर्मा सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम वो बातें करते हैं जो आपको असल में आगे बढ़ाती हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।